सो नाउ टुडे इज 21st ऑफ जून 2025 और हम अभी हाजिल आईस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको करंट अफेयर्स में आज जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। चर्चा कुछ ऐसी है कि कभी खबर आती है कि डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन में लैंड किए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा आखिर ये डूम्सडे क्या है, कयामत का दिन। तो अमेरिका में ऐसे 4 प्लेन्स हैं जो कि एक कमांड सेंटर के तौर पे काम करते हैं, जो हवा में उड़ते रहेंगे और वो वहीं से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, जो भी उनके इंपॉर्टेंट जो अधिकारी हैं, आर्मी के जनरल्स हैं, लगभग एक प्लेन में 150 लोग बैठ सकते हैं और वो पूरी तरह से किसी भी तरह का वॉर कुछ भी चल रहा हो, रेडियो वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स, न्यूक्लियर वेव्स, कुछ भी हो, हर तरह के उससे बचा हुआ रहता है। इतने ज़्यादा मजबूती से बनाए गए वो प्लेन है। कुल मिलाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट, जो बड़े ओहदों पर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, वो उनमें तब जाते हैं जब वहां पर कोई राष्ट्रीय आपात की स्थिति पैदा हो जाए, इमरजेंसी पैदा हो जाए। तो ये खबर चली, खूब चली, मैं भी उस चक्कर में फंस गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आई, मैं भी उस चक्कर में फंस गया था कि ट्रंप ने प्राइवेटली अप्रूव कर दिया है ईरान के ऊपर अटैक का प्लान, बट बोला 2 वीक्स बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे। मतलब जब ये बात बाहर आई तो दूसरे न्यूज़पेपर में वहां के स्पोक पर्सन आते, व्हाइट हाउस के, बोलते नो 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 नो, ऐसा नहीं है, अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया, हम 2 वीक बाद करेंगे। ठीक है, आप करोगे, बट ये 2 वीक का डिले क्यों? आखिर अमेरिका किस डायलेमा में फंसा है? उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं? इजराइल के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं? कैसे ईरान उनको चैलेंज कर पा रहा है कि अयातुल्ला अल खमैनी बोलता है कि अगर आपने अटैक किया तो आपको रिटेलिएशन जबरदस्त मिलेगा। तभी तो डूम्सडे जो प्लेन है उनके, वो वॉशिंगटन में उतरा। वाई? तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ईरान पर हमले का फैसला क्यों नहीं ले पा रहे ट्रंप, कहां कमजोर पड़ रहा है अमेरिका और इजराइल। तो हम जो भी चीजें हैं यहां पर इसी पर बात करेंगे। ठीक है, ईरान पर हमले का फैसला क्यों नहीं ले पा रहे ट्रंप, कहां कमजोर पड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल, क्या मध्य एशिया में अमेरिका की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी, वो वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि ये लगातार है और आपको जानना चाहिए, इससे एक आपका एक मत बनता है कि देखिए सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता कि हम अटैक कर देंगे, हम वॉर में चले जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हकीकत कुछ और होती है, रियल ग्राउंड कुछ और होते हैं बैटल के, उन्हें समझना होगा। तो यहां देखें, एक कंफ्यूजन दिखता हमें डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। क्या दिखता हमें? लगातार कंफ्यूजन दिख रहा है। कैसे कि वे एक तरफ तो इशारा करते हैं कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, वे कहते हैं कि तेहरान को पूरी तरह से खाली कर दो। वहीं पर हम देखते हैं वे कभी कहते हैं कि ईरान को हमने कुछ समय दिया, मोहलत दी है। ठीक है, क्या हुआ? वे कहते हैं, क्या गुरुवार को, इसी थर्सडे की बात है, आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, सैटरडे, 2 दिन पुरानी बात है, कहते हैं ईरान को 2 वीक्स का टाइम दे रहे हैं हम लोग। ये जो मैंने कहा ना प्राइवेटली अप्रूव किया था, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब देखते हैं क्या ये वाकई में कुछ ऐसा है, क्या वो हमला करने वाले हैं या ईरान उनके ऊपर कुछ ऐसा हमला कर रहा है जिसके कारण डूम्सडे प्लेन जैसी खबरें चला दी गई इंटरनेशनल मीडिया में कि वो वॉशिंगटन में लैंड किया है। राइट। सो अब देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। क्या मिडिल ईस्ट में यूएस कमजोर पड़ रहा है? कमजोर पड़ रहा। और मैं कहूंगा कि जो बेसिकली जो ट्रंप हैं, ये बहुत ही अस्थिर व्यक्ति हैं, इनकी बयानबाजी कुछ भी बोल देते हैं आकर के। और इनको आजकल तलब क्या लग रही है, ये चाहते कि इनको पीस का नोबेल अवार्ड मिल जाए, नोबेल प्राइज समझते हैं ना, वो मिल जाए। इसलिए तो कहते हैं मैंने मेडिटेशन किया, मैंने मेडिटेशन करवाया। जनरल मुनीर तक को बुलाया था इन्होंने, उसे मोदी को बुला रहे थे तो मोदी ने कहा सॉरी टाइम नहीं है, निकल गए वो, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या कहानी है। चलिए, तो यहाँ कई तरह के हम देखते हैं कि अनिश्चितता और विरोधाभास दिखते हैं हमें ट्रंप की पॉलिसीज में। हम यूएस की पॉलिसी नहीं, ट्रंप की पॉलिसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूएस में और लोग भी काबिल लोग हैं। यूएस इतना कमजोर देश नहीं है जितना कि कमजोर आज के समय में दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या हुआ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो 13 जून को जो अटैक हुआ था, वहां से शुरुआत करते। तो ट्रंप ने वहां पे बोला था कि हमने ईरान को बोला कि वो सिविल न्यूक्लियर डील करे, उसे 60 डेज का टाइम दिया है, लेकिन 60 डेज कंप्लीट हो गए और 61वें दिन, 61वें दिन इजराइल ने अटैक कर दिया। इट मीन्स यहां पर कुछ ऐसा लगता है कि इजराइल को उनका समर्थन था, वो इस हमले से पूरी तरह वाकिफ थे, उन्हें मालूम था कि इजराइल अटैक करने वाला है। इससे तो यही पता चलता है कि भाई 60 दिन का टाइम दिया, नहीं माने, 61वें डे इजराइल ने अटैक कर दिया। क्लियर है? और देखते हैं अब अगर हम यहां पे देखें तो क्या चीजें हैं, कुछ अगर चीजें देखें तो ट्रंप क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, ट्रंप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप ने क्या एक नारा दिया था,
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, चलो हम अमेरिका को फिर से महान बनाते हैं। अरे भाई, अमेरिका को महान क्या लड़के बनाओगे? नहीं ना। कैसे बनाओगे? जो इंडिया की सरकार करती है, जो किसी भी लीस्ट डेवलप कंट्री की सरकार करती है, कि अपने लोगों को समृद्ध बनाना, अपनी देश की जनता को आर्थिक तौर पे इतना कैपेबल बनाना कि सारे साधन वो खुद खरीद पाए। तो अब अगर यहां पे देखें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो कैंपेन इन्होंने चलाया था, इससे जुड़े हुए लोग नहीं चाहते कि किसी युद्ध जैसी चीजों में अमेरिका को फंसाया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? अमेरिका को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। और देखते हैं क्या है। अब देखिए, तो ट्रंप का कोई भी समर्थक यह नहीं चाहता कि देश को युद्ध में फंसाया जाए फिर से, क्योंकि यह अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के अगेंस्ट है। अगर अमेरिका फर्स्ट है तो भैया इजराइल क्यों फर्स्ट है आपके लिए? इजराइल के इंटरेस्ट में आप क्यों कर रहे हो? अमेरिकन इंटरेस्ट आपको फर्स्ट है तो अमेरिका को देखो, एक तो ये आ जाता है। देन इसके अलावा कुछ चीजें और देखें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कहा जा रहा है ऐसा कि शायद दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर है कि ट्रंप ने शुरू में इजराइल के हमले का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि ट्रंप की योजनाओं में यह युद्ध आड़े आ रहा था। ट्रंप की योजनाएं क्या थी? ट्रंप क्या कर रहे थे? वे चाहते थे कि देश को कम खर्च की तरफ लेके जाएं। धन जो फालतू के व्यय हो रहा, कितने सारे एड बंद कर दिए, यूएस एड बंद कर दिया, दुनिया भर के कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर उन्होंने कर लिया कि दुनिया को बचाने के लिए हम नहीं, हमें तो अमेरिका को बचाना है, अमेरिकन को बचाना है। बट यहां पे क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा चले जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और इजराइल ने डिसीजन ले लिया और ट्रंप को फिर मजबूरी में चल के क्या करना पड़ रहा है? सपोर्ट करना पड़ रहा है इजराइल का। स्थितियां ये बन रही हैं। और देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए, यहां पे वे कहते हैं, ट्रंप एक बार कहते हैं कि ईरान को बिना शर्त, ठीक है, अनकंडीशनली सरेंडर कर देना चाहिए यूएस के सामने। लेकिन अयातुल्ला अल खमीनी के कह देते हैं, वे कहते हैं कि इस धमकी को उन्होंने माना नहीं। वे कहते हैं ईरान कभी कहते ईरानियों की जो जाति है ना, हमारा इतिहास देख लो, कभी ईरान ने कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। क्लियर है? तो ये चीजें आ जाती है। और बदले में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। क्लियर है? और देख लेते जरा, और भी कुछ चीजें हैं। कांग्रेस का मतलब वहां की पार्लियामेंट, संसद, ठीक है, वहां की संसद। ट्रंप की जो मिलिट्री जो कार्रवाई है उसमें अगर देखा जाए तो वहां पे जो कांग्रेस है वहां की संसद का समर्थन नहीं उन्हें पूरी तरह से। इसके अलावा वहीं कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो उन्हें लगातार समर्थन नहीं दे रहे। वर्ल्ड के भी, दुनिया के कई ग्रुप्स से, कई ऐसे कंट्री यहाँ पर हैं जो मौखिक तौर पे तो बोल रहे हैं हाँ ओके ओके, लेकिन असल में उनका एक्शन ऐसा नहीं दिख रहा कि अगर ट्रंप अगर युद्ध में यहाँ आ जाते हैं तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। वो भी कौन से? गल्फ कंट्रीज ऐसा कर रहे हैं। और देखते हैं अब यहाँ क्या हो रहा है। ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के सामने इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट करें, अपने आप को रखें, जिससे कि लगे कि अरे ये तो पीस कीपिंग के लिए, पीस मेकिंग के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। कि देखो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चला उसे बंद करा दिया। लेकिन याद करिए वो टाइम जब ये चुनाव में कहा करते थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को जब ये चुनाव जीत के आएंगे तो पहले सप्ताह में ही बंद करा देंगे, लेकिन वो आज तक खत्म नहीं हुआ। क्लियर है? तो इन बातों को समझिएगा जरा। और देखते हैं क्या होगा। अब कुछ मजबूरियां भी हैं। क्या मजबूरियां? अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिति, अगर मान लीजिए वो किसी भी तरीके से अपने आप को युद्ध में उलझा देता है, तो जब वो ऑलरेडी अमेरिका किस पॉलिसी पे चल रहा था आप सबको मालूम है। एलन मस्क के पास कौन सा डिपार्टमेंट दिया था? क्या था वो? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए था, ठीक है, फिजूल खर्ची रोकने के लिए था। तो अगर कोई युद्ध में जाता है तो क्या एफिशिएंट हो पाएगा कंट्री? नहीं हो पाएगा। क्या खर्च रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। सोच के देखिए, कोई अनकंट्रोल खर्च होने शुरू हो जाएंगे और फिर क्या करना पड़ेगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्थिति में पहुंच जाएगा अमेरिका। वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा चाइना जिस तरीके तेजी से उसकी इकोनॉमी का जो ग्रोथ चल रही है उसको भी किसी भी तरीके से कितना भी कोशिश कर रहे हैं चाइना को उलझाने की वे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ भी इस फ्रंट पे भी वो फेल है। देन और देखते हैं इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में जब अमेरिका ने कंट्रीब्यूशन दी, अपनी भागीदारी की, आज तक अमेरिकियों को वहां से क्या मिला उनको यही नहीं पता है। कुछ नहीं पता, बस फिल्में बन गई उसके ऊपर। इसके अलावा अमेरिका को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहां पे उन देशों को बर्बाद किया तो वहां से फिर उनको बनाने का प्रेशर भी उनके ऊपर आया, लेकिन ना तो वो देश बन पाए पूरी तरीके से, ना अमेरिका का कोई इंटरेस्ट वहां पे, कोई बड़ा इंटरेस्ट वहां पे फुलफिल हो पाया। एक तो ये चीजें। देन इसके अलावा देखेंगे तो उन्होंने एक बात और कही थी अपने चुनाव अभियान के दौरान। उन्होंने कहा था कि वह विदेशी युद्धों में अमेरिका को नहीं झोंकेंगे, दुनिया के युद्ध में अमेरिका को नहीं लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है?
इसराइल अगर अटैक करता है तो यहाँ पे उसके पीछे उनको खड़ा होना पड़ रहा है। तो अगर वो ऐसा कुछ भी करते हैं तो इससे ना केवल उनकी छवि खराब होगी बल्कि उनके ऊपर उनके समर्थकों का जो भरोसा था वो भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए, तुलसी गैबार्ड ये कौन है? वहां की जो खुफिया एजेंसी है उसकी प्रमुख है, उनका इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उसकी हेड है। मार्च 2025 में इन्होंने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी जो आईएईए ने जो अपनी रिपोर्ट दी है कि ईरान ने 60% का इनरिचमेंट किया हुआ 400 किलोग्राम यूरेनियम तैयार किया है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% इनरिचमेंट होना चाहिए। तो अभी भी जो गैप है 30% का है। तो इस तरह का बिल्कुल रिफाइंड पॉसिबल ही नहीं कि बम, हाँ नो डाउट। क्यों उसके ऊपर डाउट होता है? क्योंकि आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स वहां जाते हैं जांच करने के लिए, उनको कुछ प्लांट्स पे, 2 प्लांट्स पे जाने से रोक दिया गया, जिसके कारण शक बढ़ा। क्लियर है? नहीं तो शायद ऐसा होता ही नहीं, स्थितियां नहीं बनती। अब अगर कुल मिलाकर के देखें तो ट्रंप ने इजराइल के दावे का समर्थन क्यों किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि वो परमाणु बम बनाने के करीब है, अगर देखा जाए तो ऐसा हुआ। लेकिन इजराइल ने क्या किया? नेतन्याहू ने अटैक ही कर दिया, मजबूरी में आकर के अमेरिका को खड़ा होना पड़ा। अब अगर तुलसी गबार्ड की अगर रिपोर्ट देखा जाए तो ये कुछ कह रही हैं, इजराइल कुछ कह रहा है, वो कहता नहीं ये परमाणु बम बनाने के करीब हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है अटैक कर दो, पीछे से फिर सपोर्ट करने के लिए किसको आना पड़ा? अमेरिका को खड़ा होना पड़ा। लेकिन आज अमेरिका को ये लग रहा है कि स्थितियां ऐसी नहीं कि हम एक बड़े पैमाने पर वॉर में अमेरिका को झोंक दें। तो अब वो धीरे धीरे वो सोचें कि कोई तो रास्ता ऐसा निकल आए। फिर रशिया पहल कर रहा है, चाइना पहल कर रहा है मीडिएशन के लिए कि चलिए मीडिएशन हो जाए किसी तरीके से। तो युद्ध में मुझे नहीं लगता, मैंने पिछले दिन भी आपसे ये बात की कि युद्ध होगा, ऐसी संभावनाएं नहीं लगती हैं। धीरे धीरे बस चीजें मोहरे अपने फिर से बैठा ले जा रहे हैं कि चलिए वापस ले लिया जाए किसी तरीके से। तो ये चीजें हैं। और देखिए, अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया के जो सहयोगी देश है जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इन सभी देशों ने मुंह जबानी मतलब वर्बली तो बोला कि यस हम सपोर्ट करते हैं आपके प्लान को, बट कोई एक्शन में नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है तो ये पूरी तरह से अमेरिका को वहां पे अनाथ छोड़ देंगे, मतलब हम आपके पीछे नहीं खड़े। क्योंकि वहां पे क्या मिलता है इनको? वहां पे बेस मिल जाता है कि वहीं लैंड करेंगे, इनके फाइटर जेट वहां से फ्यूल लेंगे और फिर उड़ जाएंगे। वो इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इन देशों को डर है। अगर इन्होंने अमेरिका के वो सपोर्ट किया, इसराइल को सपोर्ट किया, तो इसराइल से तो बड़े बगल में सारी मिसाइलें वहां। अभी क्या हुआ? इसराइल के ऊपर एक साथ 400 मिसाइल से ईरान ने अटैक किया, तो आयरन डोम फेल हो गया। कुछ मामलों में 35 ईरान की मिसाइलों ने ईरान को हिट किया। क्लियर है? यह भी सोचने वाली बात है। तो इसराइल की कमजोरियां भी हमें देखना जरूरी है कि भाई क्या हो रहा है वहां पर। तो देखिए, अभी तक जितने भी वार हुए इसके पहले की अगर हम देखें तो कोई बड़े युद्धों का सामना नहीं किया, आसपास से ही आए जो भी आए। हाइपरसोनिक मिसाइल ने कभी अटैक नहीं किया, तो जो ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो आयरन डोम वगैरह जो भी थी, ये जो इनके डिफेंस सिस्टम थे वो काम करते रहे। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या कि जब इसराइल के ऊपर ईरान की जब मिसाइलें आई और एक साथ 400 से अधिक मिसाइलें आती हैं, तो देखते हैं कि यहां पर 35 मिसाइल्स ने तो जगह जगह इसराइल को हिट कर दिया। और 35 मिसाइल एक छोटे से देश के लिए बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो अब यहां पे हम क्या देखते हैं उनके, देखिए एक तो तेल अवीव और एक सोरोका हॉस्पिटल, ये वहां पर बड़े पैमाने पे बर्बादी हुई है। तो वहां की जनता को भी लग रहा है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो वहां के कई सारे लोग, अगर देखा जाए तो देखिए यहां पे इसराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा बंद है, वहां पर लगभग 1.5 लाख यात्री फंस गए हैं। अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव पड़ रहा है। लोग बंकरों में रहने से परेशान हो चुके हैं, वहां सूरज की रोशनी नहीं होती है, जब भी सायरन बजेगा बंकर के अंदर चले आते हैं सुरक्षित बचने के लिए। तो लोग चाह नहीं रहे। एक और चीज, यूरोप से जिस तरह का पहले सपोर्ट मिल रहा था, अब वो सपोर्ट भी नहीं मिला। हमास के टाइम पे जो मिल रहा था, अब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये भी यहां समस्या आ गई। और कहा जाता है कि नेतन्याहू एक तरफा तरीके से चल रहे हैं। उनको ये लगता है कि अपने फ्यूचर में जो चुनाव होने वाले हैं, तब अपनी पार्टी को किसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बचा लें। क्योंकि चुनाव जीत जाते हैं लोग, बोलेंगे देखो हमने स्ट्राइक कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, चुनाव जीत जाएंगे इस तरीके से। तो वो तरीके अपना रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तक हमने जो बातें देखी, तो इससे एक ही चीज हमें पता चलती है कि अमेरिका अगर देखा जाए तो यहां पर बुरा उलझ गया है। अब वो कैसे बाहर निकले ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान और हमास में बड़ा फर्क है। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप था, जहां पे कई सारे
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अदर कंट्रीज का सपोर्ट मिल गया था, बट यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। इवन इंडिया भी पूरी तरह से सपोर्ट ना तो इसराइल को कर पा रहा है ना ईरान को, क्योंकि कल का अगर देखें बयान, अयातुल्लाह अल खमेनी बोलते हैं कि भारत को इसराइल से सीज फायर का प्रेशर डालना चाहिए। मतलब भारत बोले कि भाई युद्ध में मत जाओ, समझाओ। मतलब दोनों ही देश उम्मीद कर रहे हैं कि कोई तो आए बीच में जो सीज फायर करा दे। अब जिसको नोबेल प्राइज चाहिए होगा वो आएगा, और डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप की दुविधा को समझिए, कुल मिला के अमेरिका की कमजोरी यहां पर उभर के सामने आ गई दुनिया के। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। तो अपना सोचने का तरीका आप इन आधारों पर भी बना सकते हैं कि हमें जब भी चीज़ों पे एकदम से निर्णय पर नहीं पहुंचना, उन फैक्ट्स को समझना है, और 2-3 दिन वेट कीजिए, खबरें छन छन के बाहर आ जाती तो एकदम जो सही खबर है वो भी निकल के आती है। क्लियर है? तो ध्यान रखें। चलिए फिर हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे अब।